وہ सलीब जो मुसलमानों ने हित्तीन में हासिल कर ली थी, वो सलीब इनको वापस की जाए और बहुत भारी तादाद में मुसलमान इसको फिदिया अदा करें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत मुश्किल से अकरा के किले से राब्ता भी रखते। कई माह के मुहासरे के बाद अकरा के किले के अंदर मुसलमानों की हालत बहुत पतली हो जाती है। खुराक और वसाइल की कमी के बायस फाका कशी तक नौबत होती है और अब किले के मुहाफिजीन इस काबिल नहीं होते कि मुसलमानों के किले का दिफा किया जा सके। इलाके अमन की शराइत तय की जाती हैं और रिचर्ड द लायन हार्ट, जिसको पूरा यूरोप अपना अजीम तरीन शहनशाह और अपने इखलाक और किरदार का नमूना बताता है, मुसलमान उससे अमन का माहिदा करके कई हजार औरतें, बच्चे और मर्द अपने आप को सलीबियों के हवाले कर देते हैं। अंग्रेज बादशाह रिचर्ड बहुत ज्यादा जल्दी मुतालबा करता है मुसलमानों से कि कोई भारी रकम भी अदा की जाए, वो सलीब भी लाकर इसको दी जाए। वो रकम इतनी जल्दी ना उसका इंतजाम किया जा सका और ना वो सलीब अकरा के मुसलमानों के पास थी। और फिर तारीख ने वो मंजर देखा कि जो बैतुल मक़दस की पहली सलीबी फतह के मौके पर दोहराया जाता है। रिचर्ड द लायन हार्ट ने तमाम मुसलमान कैदियों, औरतों और बच्चों को किले से बाहर निकाला और मुसलमान फौज और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने खड़ा करके एक एक करके ज़िबा कर मुसलमानों में गैज़ और जलाल से ख्याल फैल जाता है और सुल्तान पूरी तरह हमला करने का हुक्म देते हैं सलीबी फौज पर। घमसान लड़ाई होती है, लेकिन सलीबियों का लश्कर इतना होता है कि मुसलमान किसी एक रेफ्यूजी को भी, किसी एक हॉस्टेज को भी बचा नहीं पाते। तमाम मुसलमान जो अकरा के किले से निकलकर जिन्होंने अपने आप को सलीबियों के हवाले किया था, रिचर्ड द लायन हार्ट के हुक्म पर ज़िबा हो जाते हैं। खुद ईसाई मौर्रिख भी रिचर्ड द लायन हार्ट की जिंदगी का तारीख तरीन दिन इस मौके को कहते हैं जब इसने निहत्ते, औरतें और बच्चों को पनाह देने के बाद ज़िबा कर। अकरा की फतह के बाद सलीबियों में आपस में भी फूट पड़ जाती है। फ्रांस का बादशाह नाराज होकर वापस चला जाता है और अब इस पूरी सलीबी मुहिम की जिम्मेदारी रिचर्ड द लायन हार्ट पर आ जाती है। अकरा की फतह के कई साल बाद तक रिचर्ड द लायन हार्ट सलीबी फौजों की क़यादत करता रहा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजों से इसकी कई झड़पें हुई। तारीख में इन झड़पों के बहुत सारे वाकयात भी बयान किए जाते हैं, जिसमें कुछ अफसानवी हैं और कुछ हकीकी हैं। ये वाकया भी तारीख ने देखा। एक जंग के दौरान रिचर्ड द लायन हार्ट का घोड़ा मारा जाता है और वो पैदल हो जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि ये अपनी फौज की क़यादत घोड़े पर बैठ कर करें और इनका दुश्मन बादशाह जमीन पर पैदल। आप जंग रुकवाते हैं, अपने बेहतरीन घोड़े को बुलाते हैं और उसको रिचर्ड द लायन हार्ट के पास रवाना किया जाता है और रिचर्ड से कहते हैं कि इस पर सवार होकर अपनी फौजों की क़यादत करो। मैं अपने दुश्मन को ऐसे नहीं मारना चाहता कि मैं घोड़े पे हूं और वो पैदल हूं। एक मौके पर रिचर्ड बीमार हो जाता है और उसके इलाज का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना तबीब खास भेजते हैं ईसाई लश्कर में, जो जाके रिचर्ड का इलाज करता है और साथ उसको फलों और बर्फ का तोहफा भिजवाया जाता है ताकि वो जल्दी सेहतयाब हो और सुल्तान के मुकाबले पर आए। इंसानी तारीख में इतने आला किरदार का जनरल कभी नहीं देखा। खुद ईसाई मौर्रिख, जैसे हमने अर्ज किया, मजबूर हैं तमाम तर तासुब के बावजूद कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शान में कसीदे लिखे। कई साल ये जंगें चलती हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से ना ये सलीबी बैतुल मक़दस शरीफ के करीब पहुंच सकते हैं, ना रिचर्ड द लायन हार्ट अपनी तमाम सलीबी फौजों के साथ सुल्तान को किसी एक महाज पर शिकस्त देता है। 1192 में तंग आकर एक पीस डील साइन कर ली जाती है, जिसके मुताबिक सलीबी फौजें वापस लौट जाएंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मौका मिलता है कि तवील अरसे के बाद दमिश्क जाके आराम कर सके। रिचर्ड द लायन हार्ट वापसी का सफर शुरू करता है, लेकिन इसकी बदनसीबी यहां खत्म नहीं होती। इसका बहरी जहाज गर्क हो जाता है और ये बड़ी मुश्किल से जान बचाकर ऑस्ट्रिया जा निकलता है। ऑस्ट्रिया का बादशाह इसका मुखालिफ होता है और इसको कैद कर लेता है। 2 साल तक रिचर्ड द लायन हार्ट सलीबी मुहिम से वापस जाने के बाद ऑस्ट्रिया की जेल में बंद रहता है, हत्ता कि पूरा इंग्लैंड टैक्स जमा करता है, फिदिया जमा करता है और उसके बाद इसको रैंसम किया जाता है।
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तीसरी सलीबी जंग को खत्म करने के बाद जब सलीबी नामुराद नाकाम लौट जाते हैं तो 1193 में दमिश्क में आपका इंतकाल हो जाता है। आपके इंतकाल के वक्त आपके पास सिर्फ चंद दिरहम निकलते हैं और कफन के पैसे भी नहीं होते। आपके दोस्त चंदा करके पैसे जमा करते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह बैतुल मक़दस सुल्तान मिस्र शाम के लिए कफन का इंतजाम किया जाता है। सुल्तान का घोड़ा और झंडा बगदाद रवाना किया जाता है और पूरी उम्मत मुस्लिमा में सफ मातम बुझ जाती है। कहने वालों ने तो यह तक कह दिया कि खुलफाए राशिदीन के बाद इससे ज्यादा कड़ा वक्त उम्मत मुस्लिमा पर कभी नहीं आया जब सुल्तान इस दुनिया से रुखसत हुए। इस सलीबी जंग के बाद सलीबियों ने 5 और सलीबी जंगें आने वाली दिहाइयों में रवाना की, लेकिन तमाम की तमाम इस बुरी तरह शिकस्त दो चार हुई कि उनका जिक्र भी जरूरी नहीं है। चौथी सलीबी जंग में तो हाल यह हुआ कि सलीबी कुस्तुनतुनिया ही में उलझ गए और मुसलमानों के इलाके फतह करने के बजाय कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। उसके बाद बच्चों की भी एक सलीबी फौज निकली जिन्होंने यह ख्याल किया कि चूंकि उनके बड़े नाकाम हो रहे हैं बदकिरदारी और बुरी अखलाक की वजह से, तो मासूमों की फौज जाएगी जो बैतुल मक़दस को फतह करेगी। उनमें से कोई बच्चा यूरोप से भी पार नहीं कर सका और तमाम के तमाम वही तबाह कर दिए गए। इन तमाम सूरत हाल के बाद तकरीबन कई 100 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल मक़दस शरीफ मुसलमानों के पास रहा। 1917 में एक आजमाइश की घड़ी आई कि जब बैतुल मक़दस शरीफ खिलाफत उस्मानिया के जवाल के बाद अंग्रेजों के पास गया और इस मौके पर फ्रांसीसी फौज के जनरल दमिश्क जाके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर खड़े होकर ऐलान करते हैं कि सलाहुद्दीन हम आ गए, हमें रोक के दिखाओ। जो जिल्लत इनको सुल्तान के हाथों उठानी पड़ी थी, इसकी ह्यूमिलिएशन और शर्म ये अभी तक अपने दिलों में महसूस करते हैं। आज बैतुल मक़दस शरीफ यहूदियों के पास है और अपने एक और सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुंतजर। आपसे दरखास्त है कि इस सुल्तान के लिए रहमत और बरकतों की दुआ कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सानी को दोबारा भेजे। आज भी जब बैतुल मक़दस शरीफ अपने किसी सलाहुद्दीन के मुंतजर है तो फलस्तीनी बच्चे इसराइलियों की आंखों में आंखें डालकर अपना ये तराना पढ़ते हैं कि नहनु अबनाउल मुस्लिमीन कुल्लुन सलाहुद्दीन, हम मुसलमानों के बेटे हैं, हम में हर शख्स सलाहुद्दीन अय्यूबी है।